दोस्तों आज हम नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी सोसाइटी ऑफ द स्नो को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक एडवेंचर थ्रिल फिल्म है जिसकी IMDb पर 7.9 की रेटिंग है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात 13 अक्टूबर सन 1972 की है जब एक उर्गियान रग्बी टीम मैच खेलने चली जा रही है। इस फ्लाइट में 5 क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल 45 पैसेंजर्स हैं, जिनमें से कुछ पेरेंट्स भी शामिल हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए उनके साथ जा रहे हैं। इनमें से कुछ प्लेयर्स पहली बार देश से बाहर जा रहे थे जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब सभी लोग फ्लाइट नंबर 571 में बैठकर उड़ान भरते हैं। तभी प्लेन एंडीज पर्वत के ऊपर से होकर गुजरता है जो अर्जेंटीना और चिली को अलग करता है। इस दौरान प्लेन कई बार जोर जोर से हिलता है। फिर प्लेन में बैठा एक पैसेंजर एक्सप्लेन करता है कि जब अर्जेंटीनियन प्लेन्स की गर्म हवाएं पहाड़ों की ठंडी हवाओं से टकराती हैं तो सक्शन इफेक्ट क्रिएट होता है जो प्लेन को नीचे की तरफ खींचता है। इसी वजह से हम सीधे ना जाकर साउथ से जाते हैं। अब कुछ मील चलने के बाद अचानक प्लेन नीचे की तरफ गिरने लगता है और सभी पैसेंजर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर पायलट्स पूरी पावर के साथ प्लेन को ऊपर उठाने की जद्दोजहद करते हैं, लेकिन पहाड़ क्रॉस होने से पहले ही वह टकरा जाता है और क्रैश होकर 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिसके साथ पीछे बैठे कई पैसेंजर्स बाहर गिर जाते हैं। फिर प्लेन पहाड़ी से नीचे फिसलते हुए बर्फ से टकराता है और सीट्स के आपस में टकराने से कई पैसेंजर्स जख्मी हो जाते हैं, जबकि कई की तत्काल मौत हो जाती है। इस चीख पुकार के बीच कुछ पैसेंजर्स फंसे हुए लोगों को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि प्लेन में हर तरफ खून और डर का माहौल है। फिर कुछ लोग कॉकपिट में जाकर देखते हैं कि पायलट्स भी मर चुका है और रेडियो भी काम नहीं कर रहा। अब रात होने पर यहाँ का टेम्परेचर तेजी से डाउन होने लगता है और गिरकर -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। शायद प्लेन क्रैश में तो इनकी जान बच गई थी, लेकिन ठंड में ये लोग सरवाइव नहीं कर पाते। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग बैग्स और बाकी चीजों से होल्स को कवर कर देते हैं और सिमटकर एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। जो लोग जख्मी थे वो दर्द से चिल्ला रहे थे और जो नहीं थे वो डर से। अब जैसे तैसे करके रात गुजरती है और जब सुबह होती है तो देखते हैं कि कई लोग ठंड से जमकर मर चुके हैं। फिर कुछ पैसेंजर्स बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनके चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो सब के सब मारे जाएंगे। इसीलिए ये लोग प्लेन के अंदर जगह बनाने के लिए सीट्स को बाहर निकाल देते हैं और जो लोग जख्मी थे उन्हें धूप में बाहर लाया जाता है। फिर इनमें से एक पैसेंजर खाने पीने की सभी चीजें इकट्ठा करता है और उन्हें एक सूटकेस में संभाल कर रखता है, क्योंकि जब तक कोई मदद नहीं आ जाती तब तक इसी खाने के सहारे जिंदा रहना होगा। इस प्लेन हादसे में अब तक 11 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जिनकी बॉडीज को उठाकर ये लोग दूसरी साइड रख देते हैं। तभी उन्हें ऊपर से प्लेन के गुजरने की आवाज सुनाई देती है जो शायद यहाँ उनकी तलाश में आया था। सभी लोग मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम उन्हें नहीं देख पाती। अब रात होते ही सभी लोग प्लेन के अंदर चले जाते हैं और होल्स को अच्छी तरह कवर कर देते हैं ताकि ठंड अंदर ना आ सके। इस तरह एक और रात गुजर जाती है। अगली सुबह नंदो नाम के एक प्लेयर को होश आता है जो अपने परिवार के साथ इस सफर पर आया था, लेकिन इस हादसे में उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी और बहन की हालत काफी नाजुक थी। अब ये लोग बर्फ पिघलाकर पानी इकट्ठा करते हैं और घायल लोगों की मदद करते हैं। साथ ही इस जगह सूटकेस की हेल्प से एक बड़ा सा एक्स साइन बना देते हैं ताकि यहाँ से गुजरने वाले प्लेन्स उन्हें देख लें। तभी एक और प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है। फिर सभी लोग मिरर से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इन्हें लगता है कि प्लेन में बैठे लोगों ने हमें देख लिया है, इसीलिए सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं। लेकिन शाम होने तक यहाँ कोई मदद नहीं आती और ये लोग उदास होकर फिर से प्लेन के अंदर चले जाते हैं। अब अगली सुबह नूमा कहता है कि हमें किसी तरह रेडियो को चालू करना होगा और उन्हें बताना होगा कि हम अभी जिंदा हैं। लेकिन मुसीबत ये थी कि प्लेन की बैटरी पिछले हिस्से में थी जो टूटकर पीछे गिर गया था, इसीलिए पहले इन्हें उस बैटरी को ढूंढना होगा। जिसके बाद इनमें से 4 सर्वाइवर्स पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। जब ये लोग थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से उनका प्लेन दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि अगर रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने भी आई होगी तो वो उन्हें दिखे ही नहीं होंगे। तभी पहाड़ों से बर्फ टूटकर नीचे गिरने लगती है और सभी लोग वापस क्रैश साइट पर लौट आते हैं। अब इन लोगों को यहाँ फंसे हुए 6 दिन बीत जाते हैं।
साथ ही खाने पीने का सभी सामान भी खत्म हो चुका था। तभी नैंदो कहता है कि मैं जिंदा रहने के लिए डेड बॉडीज भी खा सकता हूँ, क्योंकि जान बचाने के लिए हमारे पास बस यही एक रास्ता है। लेकिन सब लोग इस बात के लिए राजी नहीं होते। अब कुछ लोग भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए वे सिगरेट्स और शूलेसेस को खाने लगते हैं, जिसके कारण इनमें से कुछ सर्वाइवर्स को काली पेशाब होने लगती है। अब इस जगह 27 लोग थे जो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन नैंदो की बहन जो कई दिनों से बेहोश थी वह सरवाइव नहीं कर पाती और 8वें दिन अपना शरीर छोड़ देती है। अब इसी तरह सरवाइव करते हुए इन्हें 21 दिन बीत जाते हैं। इस दौरान इन्हें कई बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब भूख कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। तभी एक पैसेंजर कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी बॉडी को खा सकते हो ताकि सभी लोग जिंदा रह सको। फिर कई और लोग भी ऐसा कहते हैं और बाहर पड़ी हुई बॉडीज को खाने लगते हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी अपनी भूख को कंट्रोल किए हुए थे। उनका मानना था कि ऐसा करना पाप है और इसके लिए हमें सजा भी हो सकती है। लेकिन भूख इतनी बढ़ गई थी कि ये लोग पागल हो रहे थे और जो लोग नहीं खा पा रहे थे वो इस उम्मीद में थे कि शायद कोई मदद आ जाए और उन्हें यहाँ से निकाल ले। तभी एक सर्वाइवर को बर्फ में दबा हुआ सूटकेस मिलता है जिसके अंदर एक रेडियो था। काफी मशक्कत करने के बाद ये लोग उसे ठीक कर लेते हैं। फिर पता चलता है कि उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वह और आगे नहीं जा पाएगा। नोमा कहता है कि तुम लोग तलाश जारी रखो, मैं अकेला ही यहाँ से वापस चला जाऊंगा। अब जब वह वापस प्लेन पर लौटता है तो देखता है कि यहाँ एक और जख्मी पैसेंजर ने दम तोड़ दिया है। फिर अगली सुबह नोमा जब जागता है तो देखता है कि कुछ लोग प्लेन के कॉकपिट से बर्फ निकाल रहे हैं और गए हुए तीनों सर्वाइवर्स भी वापस लौट आए हैं। नंदो बताता है कि जब हम ईस्ट की तरफ गए तो वहाँ हमें प्लेन का पिछला हिस्सा मिला। उस जगह हमें गर्म कपड़े, रम की बोतलें और चॉकलेट भी मिली। वहाँ हमें बैटरी भी मिली, लेकिन उसे यहाँ लेकर आना काफी मुश्किल था। इसीलिए हम रेडियो को वहाँ लेकर जा रहे हैं ताकि वेस से कांटेक्ट कर सकें। अब अगली सुबह ये लोग फिर से वहाँ जाते हैं और रेडियो ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी रेडियो ऑन नहीं होता। उधर नोमा का इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है और वह जानता था कि उसका बच पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वह खाना पीना छोड़ देता है। वहीं नंदो को उस मलबे से बहुत सारा फैब्रिक मिलता है जो वाटरप्रूफ था। अब रात होने से पहले ये लोग वापस लौट आते हैं। नंदो कहता है कि हम इसका स्लीपिंग बैग बनाएंगे जिसके सहारे हम आसानी से रात गुजार सकते हैं। अब अगले दिन सभी लोग रेडियो पर न्यूज सुनते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि 571 प्लेन को गायब हुए 58 दिन बीत चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि एयरफोर्स उसे ढूंढने का काम फिर से शुरू करने वाली है। तभी कुछ लोग कहते हैं कि हम उन पर भरोसा करके बैठ नहीं सकते, इस बार भी शायद वो हमें ना ढूंढ पाएं। इसीलिए जैसे ही स्लीपिंग बैग तैयार होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर ये लोग नोमा के कैमरे से कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। उस रात नोमा की हालत काफी खराब थी। वह कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी बॉडी को खा सकते हो। जब सुबह होती है तो पता चलता है कि नोमा की मौत हो चुकी है। इन्हें उसके पास से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि दोस्तों के लिए अपनी जान देने से बड़ा कोई प्यार नहीं होता। नोमा के ये आखिरी शब्द सबके अंदर एक नया जोश भर देते हैं। फिर अगले दिन नंदो, रोबर्तो और तिंत यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। इस बार अच्छी बात ये थी कि इनके पास स्लीपिंग बैग्स और खाना था। ये लोग बेस्ट से पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं। नैंदो का मानना था कि इस पहाड़ को क्रॉस करके वे चिली पहुंच जाएंगे। अब चढ़ते चढ़ते इन्हें शाम हो जाती है और तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। फिर ये लोग बर्फ में गड्ढा खोदकर जगह बनाते हैं और पूरी रात उस स्लीपिंग बैग के अंदर गुजारते हैं। अब सुबह होते ही ये लोग फिर से चढ़ाई शुरू कर देते हैं। सबसे पहले नैंदो पीक पर पहुंचता है और देखता है कि अभी उनके सामने विशाल माउंटेन रेंज है, यानी कि अभी उन्हें काफी लंबा सफर तय करना है। लेकिन इस घाटी को पार करने में उन्हें कम से कम 12 दिन लगेंगे, जबकि खाना केवल 8 दिन का बचा था। इसीलिए ये लोग तिनित को वापस प्लेन पर भेज देते हैं ताकि उनका खाना ज्यादा दिन तक चल सके। अब नैंदो और रोबर तो उन बर्फीले पहाड़ों से होते हुए आगे बढ़ते हैं और लगातार कई दिन तक चलने के बाद ये लोग घाटी तक पहुंच जाते हैं, जहां का इलाका काफी
पथरीला था। तभी नैंदो का जूता फट जाता है, जिसे रोबर्तो एक कपड़े से बांध देता है। अब एक सुबह ये दोनों उस बर्फीले इलाके से निकलकर नदी के पास पहुंचते हैं और पेट भर के पानी पीते हैं। तभी नदी के दूसरी तरफ इन्हें एक शख्स नजर आता है जो घोड़े पर सवार था। ये लोग उससे मदद मांगते हैं। फिर वह आदमी इनकी तरफ एक कागज और पेंसिल फेंकता है, जिसके बाद नैंदो उस कागज पर अपने बारे में सब कुछ लिख देता है, जिसे लेकर वह शख्स पुलिस स्टेशन जाता है और उनका ये मैसेज एयर रेस्क्यू सर्विस तक पहुंच जाता है और फिर एक नया रेस्क्यू मिशन शुरू होता है। वह घोड़े वाला आदमी नैंदो और रोबर्तो को अपने घर ले आया था, जहां ये दोनों पेट भर के खाना खाते हैं। तभी यहाँ बहुत सारे पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं और पूरी दुनिया को उनके बारे में पता चल जाता है। जब ये न्यूज बाकी फंसे हुए लोग सुनते हैं तो सबके सब खुशी से पागल हो जाते हैं और ऐसे सजने संवरने लगते हैं मानो किसी की बारात में जा रहे हों। फिर जल्दी ही हेलीकॉप्टर इन्हें लेने यहाँ पहुँच जाता है और 71 दिन बाद इन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। हालांकि 45 में से केवल 6 लोग ही जिंदा बच पाए थे। जब इन लोगों को वापस लाया जाता है तो सभी के परिवार वाले पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे, जो उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश थे। अब इन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां बहुत सारी भीड़ इन्हें देखने के लिए इकट्ठा हुई थी। सभी लोग इनकी कहानी सुनने के लिए बेताब थे। डॉक्टर भी इनके कंकाल जैसे शरीर को देखकर हैरान थे कि आखिर ये लोग जिंदा कैसे हैं। बेशक दुनिया की नजरों में ये लोग हीरो बन चुके थे, लेकिन अंदर से सब के सब टूटे हुए थे। बार बार खुद से बस यही सवाल पूछ रहे थे कि वो सब वापस क्यों नहीं लौटे। इन लोगों को अकेलापन इतना सता रहा था कि हॉस्पिटल में भी सब लोग एक साथ रहते हैं और इसी दृश्य के साथ ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।